हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम लोग गेस्ट पेपर का डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इसका कोड है BCOC 134। बीकॉम जी के जो बच्चे हैं या फिर बीकॉम एफ के अंदर अगर ये सब्जेक्ट अगर आगे आता है तो बिजनेस स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों की इसमें बैक वगैरह आ जाती है, बट स्टिल मैंने इसके ऊपर जो है गेस्ट पेपर रेडी कर दिया है। गेस्ट पेपर से डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल, फेसबुक सब चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है। एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने है 8178359562 पर। आप कॉन्टेक्ट करके इसका PDF जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है या फिर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट जो सीरीज होती है या फिर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो आप ये सिर्फ और सिर्फ ये PDF पढ़ो। आपको नोट्स प्लस गेस्ट पेपर का जो कॉम्बो है वो आपको मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है। 99 रुपीज में आपको गेस्ट पेपर भी मिल रहा है प्लस आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। तो इससे बढ़िया ऑफर कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम के लिए निकाला गया है और बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी डिस्काउंट मांगते हैं, कुछ फ्री में मांगते हैं, तो देखो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि फ्री में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बट स्टिल PDF वगैरह या फिर नोट्स वगैरह के लिए हम चार्ज कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 99 रुपीज। बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम भी आगे अपनी टीम को, हमें भी आगे जो है उसको काम को बढ़ाने के लिए हमें भी उनको पेमेंट करनी होती है। ठीक है। सो दैट आप हमें बार बार बोल के डिस्काउंट कर लीजिए या फिर फ्री में दे दो, तो ऐसा बोल के हमें शर्मिंदा ना करें। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो ये गेस्ट पेपर यहाँ अपलोडेड है, आप खुद नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। बट PDF चाहिए तो वो पेड रहेगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, 2025 के लिए है। कुछ 10 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ और उसका सोल्यूशन यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसका वन शॉट भी ऑलरेडी रेडी है। वन शॉट देख लेना और ये PDF पढ़ लेना, आप 100% पास हो जाओगे। अब बहुत सारे बच्चों का क्या डाउट होता है, मैम थ्योरी वगैरह तो समझ में आती है बट प्रैक्टिकल का क्या कर सकते हैं। तो देखो वही प्रैक्टिकल का कुछ इस तरीके से है कि प्रैक्टिकल के जो फॉर्मूले हैं जो मैं अभी इसमें बताने वाली हूँ, और मैंने वन शॉट के अंदर प्रैक्टिकल एक एक टॉपिक का करवा रखा है, तो जो टॉपिक अगर रह गए होंगे तो वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। और स्टिल आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो इग्नू वाले बच्चे हैं वो अपनी बुक की इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करो, कभी कभार वो भी सेम आ जाती है। और नहीं तो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। एक एक दो दो प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप बिना किसी दिक्कत के आराम से पेपर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन के साथ। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस स्टैटिस्टिक इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ डेफिनेशन हमारे सामने दी गई है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो बिजनेस स्टैटिस्टिक होती है, यानी कि बिजनेस का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है नंबर्स। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि क्लास 6, 7, 8 में हमने मीन, मीडियन, मोड वगैरह पढ़ा था, तो उसमें हम नंबर्स देखते थे। तो यानी कि जब तक हम 7th 8th 9th क्लास तक थे तब कोई भी नंबर को हम स्टैटिस्टिक काउंट करते थे। बट स्टैटिस्टिक एक्चुअल में अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक कोई छोटा वर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक क्या है, हम काफी सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि क्या चीज कैसी है, फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं कि ये जो चीज, हम जो भी डेटा है उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। फिर इंटरप्रेटिंग होती है डेटा की, फिर डिसीजन लेते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि एक कॉलेज के अंदर, मैं कॉलेज का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप अभी कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। तो कॉलेज में जब आप पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपकी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो काफी सारे तो जो होंगे जो रेगुलर जा रहे हैं, उनमें से उनको हर एक घर से अपनी अलग पॉकेट मनी मिलती है। किसी को दिन के 1000 मिलते हैं, किसी को 2000, किसी को 500, किसी को 200। तो इस प्रकार से कुछ पॉकेट मनी बच्चे को मिलती है, तो सबकी अलग अलग होती है। तो मैं अगर एवरेज निकालने की बात कर दूं, ठीक है, अगर मैंने बोला कि क्लास में अगर 60-70 बच्चे हैं, 60-70 स्टूडेंट है, तो सबका डेटा अलग अलग निकल के आएगा। और यही अगर किसी कंपनी को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ न्यू लॉन्च कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन या कुछ भी डेटा रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करना है, तो इतना सारा डेटा लेके कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो इसी कंक्लूजन निकालने के लिए ही हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग ये यहाँ पर
उस डेटा को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लगा के पाई चार्ट या फिर ग्राफ की मदद से उसको सिंपल वे में शो कर देंगे। तो वही हुआ, वही डेफिनेशन बोलती है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग, हमने कलेक्ट किया, एनालाइज किया डेटा को, इंटरप्रेट किया, प्रेजेंट किया डेटा को टू गेन इनसाइट एंड इम्प्रूव बिजनेस आउटकम, कि हमारा बिजनेस के जो आउटकम है वो इम्प्रूव हो जाए और काफी बेनिफिट देखने को मिले। This field help organization make informed decision, forecast trends and optimize operation by understanding pattern and relationship within data। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आने वाला है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ लिखा भी है देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर वो क्या करती है, डिसीजन ले पाती है, डिसीजन ले पाती है, फोरकास्ट कर पाती है ट्रेंड को कि क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, पैटर्न वगैरह देखती है, रिलेशनशिप वगैरह देखती है कि डेटा कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट नहीं है, ये सारी चीजें इसमें पता लगती है। फिर कुछ इसके इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक के कुछ इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 आता है हेल्प इन बिजनेस फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्लानिंग करनी है, फॉरकास्टिंग करनी है पहले से, उसमें मदद करता है कौन, बिजनेस स्टैटिस्टिक। कौन करता है, बिजनेस स्टैटिस्टिक। और बिजनेस स्टैटिस्टिक हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक मीन, मीडियन, मोड हो गया, कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, ये सब हम कैलकुलेट करना इसीलिए सीखते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, संस्था अपना काम करेगी, कोई बिजनेस होगा, तो उसके अंदर हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से, ठीक है, डेटा को लेके। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक हमें वो सिखाता है। असिस्ट इन मार्केट रिसर्च, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, हम अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है वो आज के टाइम पे कौन है, भगवान है, ठीक है। और अगर हमें अपने मार्केट में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, तो हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को डे बाय डे बेसिस पे एनालाइज करना है कि क्या हमारे कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट पसंद है या सर्विस पसंद है या नहीं पसंद। इवेलुएट बिजनेस परफॉर्मेंस, इससे हम बिजनेस स्टैटिस्टिक, हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट कर पाते हैं, डेटा वेटा निकालते हैं, प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं कि पिछले साल इतनी प्रोडक्टिविटी हुई थी, इस साल इतनी प्रोडक्टिविटी हुई है, तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, ये सब चीजें। इन्वेंट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल में भी ये मदद करता है। फाइनेंशियल एनालाइज, रिस्क मैनेजमेंट को भी ये बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से बिजनेस स्टैटिस्टिक काफी सारी चीजों में फायदेमंद है। तो सबसे पहला फीचर आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक का, सबसे पहला आता है क्वांटिटेटिव इन नेचर। सबसे पहले बात यही आती है कि नंबर, अभी मैंने बताया था आपको, नंबर है, कोई डेटा है, मेजरेबल फैक्ट्स है जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, 10 kg, 10 लीटर, तो ये सारी चीजें आपकी मेजरेबल फैक्ट्स में आती हैं। बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन, अब आता है कलेक्शन का, डेटा का जो कलेक्शन है वो किस पे बेस्ड है, मतलब आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, तो ही आप एनालाइज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आजकल हम कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड को हम ज्यादा फॉलो नहीं करते, मॉडर्न को फॉलो करते हैं। तो ऑनलाइन अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें डेटा चाहिए होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कहीं वेबसाइट से फ्री में मिल रहा है तो हम निकाल ले। हम क्या करते हैं, पैसे भर के डेटा खरीदते हैं जिसमें से कुछ डेटा अनएक्यूरेट होता है, तो हमारे काम का नहीं होता। तो यही समझाना चाहते हैं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर जो डेटा कलेक्शन होती है, वो आपका जो डेटा है वो डिपेंड करता है आपके कलेक्शन पे, कि आपने डेटा कैसे इकट्ठा किया। अगर आपने किसी से डेटा, कुछ सर्वे कराए हैं, तो वो किस तरीके से किया है, कि अगर मान लो कि किसी एरिया के अंदर, ठीक है, मान लो ये एक गली है, जिस गली का नंबर मैं ले लेती हूँ, गली नंबर 3, ठीक है, गली नंबर 3, ठीक है, लेट सपोज ये एरिया है लक्ष्मी नगर, ठीक है। अब लक्ष्मी नगर का जो एरिया है उसमें कोई भी एरिया ले लीजिए, ठीक है, जैसे लक्ष्मी नगर जो है, लक्ष्मी नगर के अंदर जो है एक एरिया पड़ता है गणेश नगर। गणेश नगर के अंदर जो गली नंबर 3 आती है, ठीक है, तो गली नंबर 3 के अंदर सर्वे करवाया हमने कि कितने लोग जो है वो कोलगेट यूज करते हैं और कितने जो है वो दंत कांति यूज करते हैं। तो मान लो कि हमने किसी को सर्वे करने एक लड़के को भेजा, तो उसने 2 घर में तो बहुत अच्छे से सर्वे किया, अच्छे से पूछा, लेकिन बाद में उसने अपनी तरफ से जो है एनालाइज करके लिख दिया। तो क्या ये डेटा एक्यूरेट हुआ? ये बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करी और उसके बाद खुद ही असम्पशन लगानी शुरू कर दी। तो वो डेटा कैसे एक्यूरेट हो सकता है? तो इस प्रकार से है। बाकी मैंने काफी अच्छी डिटेल में आप लोगों को स्टैटिस्टिक पढ़ाई है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वन शॉट जरूर देखना, ठीक है। और उसके बाद ये गेस्ट पेपर डिस्कशन है, ठीक है, जो ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से है। तो उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है, इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व करता है, ठीक है। आप कंक्लूजन ड्रॉन कर पाते हो कि हाँ, अगर हम मान लो कि सर्वे अच्छे से हुआ है और दंत कांति वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है, और कोलगेट वाले कम हैं, तो एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि जो लोग हैं वो कोलगेट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, यानी कि इससे परफॉर्मेंस जो है वो हमारी इंप्रूव होती है, हमें बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है।
स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कोरिलेशन, डिस्पर्जन के फॉर्मुलेज, एवरेज वगैरह के फॉर्मुले लगा के इजीली चीजें पता लग पाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है ये, और इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, वो आपको समझ लेने हैं। मेरिट में आता है एड्स इन डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहला आता है कि जो फायदा क्या है बिजनेस स्टैटिस्टिक का, एक फैक्चुअल बेसिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रेंड वगैरह जैसे सेल कितनी चल रही है, डिमांड कितनी है, उसको भी फोरकास्ट कर लेता है कि पहले ही पता लग जाता है कि सेल अब इतनी है, आगे इतनी हो सकती है, डिमांड इतनी है तो आने वाले समय में इतनी डिमांड कंज्यूमर की आएगी। कम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है, मतलब जो कच्चा डेटा होता है, जो रॉ डेटा होता है, उसको क्लियर समरी बना देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, दंत कांति और उसका ले सकते हो आप कोलगेट का, ठीक है। तो जैसे ही मान लो कि अगर 100 घर हैं गली के अंदर या 200 घर हैं पूरी गली के अंदर, अगर मैं बात करूं, तो उसके अगर सर्वे करेंगे तो वो डेटा जब लिखते गए तब तो वो रॉ डेटा था, लेकिन उसको एक प्रॉपर एक बॉक्स बना के उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, या फिर उसको पाई चार्ट बना के उसको, या फिर ग्राफ बना के हमने उसको जो समरी बना दी, तो वो है कम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर लिया हमने। प्लानिंग एंड कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है, बजटिंग में मदद करता है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करता है कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है, अब हमें कहाँ पे क्या करेक्शन में लाना है, ये सारी चीजें आती है। फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग में भी ये काफी यूजफुल है। और क्या इसकी बुराई है, तो सबसे पहला आता है कैन बी मिसलीडिंग। कभी कभी जो रॉन्ग डेटा होता है वो रॉन्ग कंक्लूजन निकाल देता है। जैसे मान लो कि हमने कहीं से डेटा लिया, ठीक है, किसी भी चीज का, और वो डेटा सही नहीं था, वो डेटा हमारे लिए गलत था, तो उससे हमने डिसीजन भी गलत ले लिया, तो ये एक बुराई है। डेटा गलत तो कंक्लूजन भी गलत हो जाएंगे, ठीक है, और ग्रोथ कुछ नहीं होने वाली, प्रॉफिट भी नहीं होगा। स्किल्ड यूज रिक्वायर होती है, नीड एक्सपर्टीज टू अप्लाई करेक्टली, किया कुछ कुछ चीजों में हमें यहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए होती है उस पर्टिकुलर फील्ड में, सो दैट ही वो हमारे डेटा को अच्छे से बता पाते हैं। इग्नोर क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, यहाँ पर ना फीलिंग, इमोशन, ओपिनियंस को ना इग्नोर करा जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक पहले दिन से ही हम ये समझ रहे हैं कि जो चीज नंबर की फॉर्म में है, 2 लीटर, 10, 20, 40, 50, हाइट, वेट, ये सारी चीजें जो नंबर की फॉर्म में होती है ना, इन सबको तो हम लेते हैं, लेकिन यहाँ फीलिंग, इमोशन जो क्वालिटेटिव होती है, यानी जो किसी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे, उसको यहाँ पे हम इग्नोर करते हैं, ये इसकी बुराई है। डिपेंड अपॉन द डेटा एक्यूरेसी, इनएक्यूरेट डेटा लीड्स टू एरर। अगर हमारा डेटा इनएक्यूरेट है, गलत है, तो वो हमारे एरर भी पैदा कर देता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, डेटा को इकट्ठा करने में, उसको एनालाइज करने में बहुत समय लग जाता है। अब आप सोचो कि एक ही पर्सन हो और उसको दंत कांति और कोलगेट का मैं 100 घर के लिए भेज दूं, तो क्या वो एक दिन में 100 घर कवर कर सकता है? हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए अच्छे से डेटा इकट्ठा करने में, फिर उसको एनालाइज करने में, तो टाइम टेकिंग है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। एप्लीकेशन इन बिजनेस की बात करूं तो सेल ट्रेंड एनालिसिस, वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी सर्वे होना चाहिए कि कितना हमारा कस्टमर है वो उस गुड से या उस पर्टिकुलर सर्विस से जो है वो खुश है या नहीं है। प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल होता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया, इन्वेंट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है, तो ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ यहाँ डेफिनेशन पे कि मीन, मीडियन, मोड एक्चुअल में क्या रहता है। तो मीन का मतलब है एवरेज ऑफ सेट ऑफ द वैल्यू। एवरेज कैसे निकलती है, सबको प्लस करो। लेट सपोज हमें किसी की हाइट का, जैसे आपकी जो कॉलेज में जो स्टूडेंट है, किसी की हाइट 5 है, किसी की 5'2" होगी, किसी की 5'3" होगी, किसी की 5'6" होगी, किसी की इस तरीके से होगी, किसी की 4.9 होगी, तो सबको प्लस करो और जितने नंबर उससे डिवाइड दे दो, मीन निकल जाता है। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपके 2 फॉर्मुलेज आते हैं, एक इवन एंड ऑड वाला। इसके लिए मैंने काफी डिटेल वीडियो बनाई है, वन शॉट वाली, वो देख लेना। उसके बाद आता है मोड। मोड में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, 5, 3, 5, 5, तो मोड क्या हुआ, 5, जो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है वो मोड है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मेजर ऑफ डेटा डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी। डेटा डिस्पर्जन को मेजर करना ही एसडी कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। कोरिलेशन में क्या होता है, हम दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप चेक करते हैं कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ठीक है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है या दोनों बढ़ रहे हैं। रिग्रेशन में क्या होता है, प्रिडिक्ट करी जाती है द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि प्रिडिक्शन लगाई जाती है, ठीक है, हम लोग प्रिडिक्शन लगाते हैं और वो वैल्यू डिपेंड करती है आपके वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। आई होप आपको क्लियर है, ये इस तरीके से कुछ है चार्ट। नेक्स्ट ना, डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगर शॉर्ट नोट आए जीएम का एचएम का अलग अलग तो भी आप लिख पाओगे, और डिफरेंस आया तो भी आप पेपर में कर पाओगे। मीन के कुछ टाइप होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एचएम, एक होता है जीएम। मैं यहाँ चार्ट बना रही हूँ, मीन के 3 टाइप होते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको, हाँ, तो यहाँ पे आते हैं 3। वन इज एएम, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, जीएम। एएम, एचएम, जीएम होता है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन तो वही होता है जो हमें नॉर्मल वैल्यू को कैलकुलेट करना हमें बता देता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो कि सबको प्लस करो और जितने नंबर है उतने से डिवाइड दे दो।
तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी कि एम को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, हार्मोनिक मीन निकल के आता है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है, एन अपॉन में 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन x/2 प्लस अप टू 1 अपॉन xn, ठीक है। और जीएम का फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज, यानी कि जीएम इज इक्वल टू x1 इंटू x2 और अप टू कहाँ तक जाएगा, xn तक जाएगा, ठीक है, x1 इंटू x2 इंटू अप टू xn टू दी पावर 1 अपॉन n, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला है और इसके नीचे कुछ चीजें दी गई हैं जैसे डेटा टाइप। तो आपको ये समझना है कि जो एच है वो बेस्ट ऑफ द रेट लाइक स्पीड रेशियोज वगैरह में आता है, ठीक है। जैसे हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। हाईली इफेक्टेड बाय स्मॉल वैल्यू, छोटी छोटी वैल्यूज के लिए काफी इफेक्टिव होता है। कैन नॉट इंक्लूड जीरो, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। इस प्रकार से है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे निकालना सिखाया है, जैसे 2 और 4 का आपको क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो 2 ये रहा, ठीक है, और 1/2 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2.67 आ जाएगा, ठीक है। जीएम में क्या करना होता है, तो जीएम में आपके सामने है, जस्ट अ सेकेंड, जीएम में आता है जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, बेस्ट फॉर ग्रोथ रेट निकालनी है, परसेंटेज इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल रिटर्न्स वगैरह कैलकुलेट करना है, तो हम जीएम का इस्तेमाल करते हैं। कैनॉट इंक्लूड जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट बिकम जीरो, प्रोडक्ट जीरो हो सकता है लेकिन कैनॉट इंक्लूड जीरो, जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो जीएम इज इक्वल टू जैसे 2 और 4 का निकालेंगे तो 2 इंटू में 4 कर देंगे अंडर रूट में, तो वैल्यू आएगी 2.83। तो इस तरीके से इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जब हमें स्पीड और ओवर टाइम निकालना होता है तो एचएम का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें कोई ग्रोथ या यूज व्हेन वैल्यू इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन ओवर टाइम तो हम जीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो एचएम इज द टाइप ऑफ एवरेज यूज्ड when the data values are rate और ratio like speed price per unit निकालना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे स्पीड पर यूनिट हो गया, एनी वैल्यू जीरो हो गया, ये सारे पॉइंट्स वही हैं। इसके ना कुछ बेनिफिट्स हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेस्ट फॉर रेट बेस्ड डेटा, सारी वैल्यू को कंसीडर करता है। लेस इफेक्टेड बाय लार्ज वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि स्मॉल वैल्यू को कंसीडर करता है। बुराई क्या है इसकी, नॉट डिफाइन इफ एनी वैल्यू इज जीरो, कोई भी डिफाइन नहीं करता जबकि इसकी वैल्यू जीरो होती है। हार्डर टू कैलकुलेट मैनुअली, बहुत दिक्कत होती है मैनुअली कैलकुलेट करने में। सेंसिटिव टू वेरी स्मॉल वैल्यूज। जीएम में क्या होता है, जीएम इज यूज टू द एवरेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन डेटा, लाइक ग्रोथ रेट निकालना है, रिटर्न निकालनी है, कोई परसेंटेज निकालनी है, तो आप जीएम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। बेस्ट फॉर कंपाउंड ग्रोथ, कंपाउंड ग्रोथ निकालने के लिए काफी अच्छा है ये। रियल वर्ल्ड सिनारियो जैसे कि पॉपुलेशन और फाइनेंस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। एक्सट्रीम वैल्यू, लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। बुराई क्या है, जीरो नेगेटिव वैल्यू को ये यूज नहीं करता। मोर कम्प्लेक्स टू कैलकुलेट, नॉट सुटेबल फॉर सिंपल टोटल एंड सम, छोटे छोटे सिंपल टोटल और सम के लिए सुटेबल नहीं है ये फॉर्मूला, उसके लिए तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल क्या होता है। क्वार्टाइल्स डिवाइड इनटू डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट, ये लाइन है, आपने इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया तो ये क्या हुआ, आपका क्वार्टाइल हो गया, ठीक है। और ये किस में मदद करता है, हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड द स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, कि आपके डेटा को स्प्रेड करने में, फैलाने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में काफी मदद करता है। जिसके अंदर Q1 Q2 एंड Q3 के कुछ फॉर्मूले याद करके चलने हैं आपको। पेपर में कुछ भी आए तो फॉर्मूला पुट करो और कैलसी आपके हाथ में होगा, फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। Q1 इज इक्वल टू 25% ऑफ डेटा इज बिलो इट्स लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। Q2 को हम मीडियन बोलते हैं क्योंकि 50% ऑफ डेटा इज बिलो इट होता है। Q3 में क्या आता है, 75% ऑफ डेटा इज बिलो टू द अपर पार्ट, इसको अपर पार्ट में कंसीडर किया जाता है Q3 को, क्योंकि वो पिछला वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक है। इतनी समझ में आई। फॉर्मूला पोजीशन मेथड फॉर शॉर्टेड डेटा, तो इस तरीके से के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी। क्वार्टाइल के कुछ यूजेस हैं जैसे कि डेटा डिस्पर्जन को मेजर करता है, आउटलेयर डिटेक्ट करता है, बॉक्स प्लॉट में ये काफी मदद करता है, होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था पहले। हेल्पफुल इन इनकम और एग्जाम परफॉर्मेंस एनालाइज, आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि आपने एग्जाम अच्छा दिया कैसा दिया, आपकी इनकम को भी जांचने में ये काफी मददगार साबित होता है। परसेंटाइल में क्या आता है, परसेंटाइल अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, क्वार्टाइल पढ़ा था, अभी हम बात कर रहे हैं परसेंटाइल, यानी कि इसको पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया परसेंटाइल आर द वैल्यू डिवाइडेड इनटू डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट। परसेंटाइल बोले तो इसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इन डेटा सेट, कि आपका जो डेटा सेट है, प्रॉपर डेटा सेट है, उसकी पोजीशन को ये पर्टिकुलरली वैल्यू करता है। नेक्स्ट आता है जैसे इसके अंदर 25th क्वार्टाइल है, ठीक है, 50 क्वार्टाइल है, 75 है, तो इसको लोअर बोलते हैं, इसको मीडियन एंड इसको अपर क्वार्टाइल, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है रैंक वगैरह का। nth परसेंटाइल इज शॉर्टेड एंड रैंक इज इक्वल टू n अपॉन 100 इंटू n+1, ये फॉर्मूला है। बाकी इसका डिफरेंस आप लोग करके जा सकते हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो। इंडेक्स नंबर
आता है आपका इंडेक्स नंबर में। फिशर वाला काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वगैरह अगर आप लिख दो, प्रैक्टिकल आएगा तो फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो। एक एक क्वेश्चन अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिशर इंडेक्स इज द टाइप ऑफ प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूज इन स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स। जब भी हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो प्राइस जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो आता है, ठीक है। तो उसमें फिशर जो हमारा इंडेक्स नंबर है उसका अंदर एक फॉर्मूला आता है फिशर इंडेक्स नंबर का, ठीक है। तो फिशर इंडेक्स एक टाइप है, क्या है, एक ऐसा टाइप है, टाइप ऑफ प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स। क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि ये एक प्राइस का टाइप है जो कि हमारे स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स में यूज होता है, ठीक है। जिसमें आता है प्रपोज बाय इरविंग फिशर, इट इज नोन एज द आइडियल इंडेक्स नंबर भी इसको बोलते हैं। अगर आपके पेपर में आइडियल इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाना कि आपको फिशर इंडेक्स नंबर यहाँ पे समझाना है। इन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पायरे इंडेक्स एंड पाचेस इंडेक्स, इट एलिमिनेट द बायस ऑफ बोथ एल एंड पी। फिशर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपके सामने है, जैसे कि लेस्पायरे इंडेक्स इंटू पाचेस इंडेक्स, दोनों को इंटू करो, एल इंटू पी करो, आपका फिशर निकल जाएगा। एफ इज इक्वल टू एल इंटू पी, ठीक है। फॉर्मूला नीचे दे रखा है लेस्पायरे इंडेक्स एंड पाचेस का। तो लेस्पायरे इंडेक्स जो होता है वो होता है सिग्मा, ये रहा, ये बता रही हूँ मैं आपको, सिग्मा ब्रैकेट में पी इंटू Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100। पाचेस का फॉर्मूला है सिग्मा P1 इंटू Q1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q1 इंटू 100। ये फॉर्मूला है जो कि आपको मेंशन करना है, याद करके जाना है। सो थ्योरी आए तो बना के लिख सकते हो, प्रैक्टिकल आए तो सॉल्व कर लेना। फीचर इंडेक्स के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले हमारा जो बेस ईयर क्वांटिटी है उसको कंबाइन करता है करंट ईयर क्वांटिटी से, यानी कि लेस्पायरे और पाचेस। बोथ दे टाइम सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। प्राइस लेवल एनालाइज करता है और इन्फ्लेशन को भी मेजर करने में मददगार साबित होता है कि कितनी महंगाई चल रही है और किस तरीके से वो बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी मेजर करता है, ठीक है। महंगाई ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है। प्राइस चेंजेस ओवर टाइम को भी कंपेयर करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में भी ये काफी मददगार साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन की डेफिनेशन मैं ऊपर बता चुकी हूँ, रिग्रेशन की बता चुकी हूँ, दोबारा से इसका डिफरेंस देख लो। कोरिलेशन मेजर रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। मेजर रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप स्ट्रेंथ यानी कोरिलेशन बोले तो दो, कोई भी टू वेरिएबल का जब भी हम कोई यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन चेक कर रहे हैं तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। रिग्रेशन में हम प्रिडिक्शन लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। कोरिलेशन में आता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन होती है, जबकि रिग्रेशन में डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चेंज होता है कि कितने अमाउंट से वो चीज चेंज हुई है, क्योंकि वैल्यू की बात आ रही है, प्रिडिक्शन की बात आ रही है। कोरिलेशन में कोई इक्वेशन नहीं होती, जबकि रिग्रेशन की अपनी एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। सिमेट्रिक वैल्यू की बात करें तो आपके सामने है और जो कि सेम है, और ये नॉन सिमेट्रिकल होती है। वैल्यू रेंज कोरिलेशन की -1 और +1 के बीचों बीच रहती है। रिग्रेशन की एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कोरिलेशन, मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया, वही सारा ऊपर जो लिखा हुआ था वही सारे पॉइंट्स है, आप बना के लिख सकते हो। बस एक चीज आपको यहाँ पे समझानी है मुझे कि कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और अगर r+1 लिखा है तो यानी कि वो परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। -1 है तो यानी कि वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और जबकि r इज इक्वल टू 0 है तो वो कोई भी कोरिलेशन को शो नहीं करता। फीचर्स में आता है वैल्यू रेंज होती है -1 एंड +1 के बीचों बीच। इट इज यूनिट फ्री मेजर, प्योर नंबर एंड नो यूनिट, डज नॉट इम्प्लाई कैजुएशन, ओनली एसोसिएशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहता है। रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं, सेम वही कोरिलेशन में वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि हमारे डिसीजन मेकिंग और फोरकास्टिंग में सपोर्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च करता है, और रिलेशनशिप जो होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर उसको अंडरस्टैंड करता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन के जो सेक्टर होते हैं उसके रिलेशनशिप को भी ये समझने में मददगार साबित होता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं। रिग्रेशन में अभी मैंने आप लोगों को ऊपर समझाई दिया इसका डेफिनेशन, इक्वेशन भी बता दी, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे एलेबोरेट करके लिखे हुए हैं। बस यहाँ पे आपको फॉर्मुला समझना है। जब भी y लिखा होगा, यहाँ पे था ना इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a का मतलब होता है इंटरसेप्ट यानी वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, और b का मतलब होता है स्लोप, रेट ऑफ चेंज इन y फॉर अ यूनिट चेंज इन x, यानी कितनी वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो वो हम b से डिनोट करेंगे। इसके कुछ फीचर्स हैं जो ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। यूजेस एक बार देख लेते हैं। फोरकास्टिंग करने में मदद करता है, फ्यूचर के ट्रेंड, सेल, डिमांड, ग्रोथ, ये सब फोरकास्ट करता है। इकोनॉमिक फाइनेंस यानी कि फॉर एग्जांपल हाउ इनकम इफेक्ट स्पेंडिंग, कि आपकी जो इनकम है उससे आप कितना स्पेंड करोगे, कितनी स्पेंडिंग हो सकती है, वो आपकी इकोनॉमिक और फाइनेंस में आती है।
हेल्थ में क्या आता है, प्रिडिक्टिंग रिस्क ऑफ डिसीज बेस्ड ऑन एज हैबिट्स पे, इनकी चीजों को भी ये प्रिडिक्शन करता है। कौन, रिग्रेशन। साइंटिफिक रिसर्च जैसे कि प्रिडिक्टिंग आउटकम फ्रॉम वेरिएबल, वेरिएबल से क्या आउटकम निकल के आने वाले हैं, इस तरीके की प्रिडिक्शन लगा लेता है रिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो आता है मीन मीडियन मोड का। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द सेंटर बोल सकते हो आप इसको, और एवरेज बोल सकते हो डेटा सेट का। इट गिव अ सिंपल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपको देता है, एक सिंगल वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, मीन में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, मीडियन में होता है मिडल वैल्यू, और मोड में आता है मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पर जो सेंट्रल टेंडेंसी है, वो हमारे डेटा को समराइज करता है, उसकी समरी बना देता है बहुत ही छोटी वाली। ठीक है, स्टैटिस्टिक में काफी इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हेल्थ में ये काफी यूजफुल है। सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ यूजेस है। समरी, लार्ज डेटा सेट, कोई बड़ा सा डेटा है, जैसे आप कोई भी एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हो। लेट सपोज कि आप यहाँ पर क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके पॉकेट मनी ले सकते हो, या आपकी कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहां पे अगर 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सबकी सैलरी अलग है, तो उसकी एवरेज निकालना है, तो एवरेज में एक छोटी सी नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी की सैलरी यहाँ पर 10,000 है, किसी की 20 है, किसी की 50 है, तो सबको प्लस करके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनसे डिवाइड दे दो, तो एक एवरेज निकल के आ जाएगी कि हाँ सबकी एवरेज जो है, सबको मिला के 15,000 के आसपास की एक एवरेज बन रही है, तो वो आपका क्या है, मीन है। ठीक है, यानी कि जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपके डेटा सेट को, लार्ज डेटा सेट को समराइज कर देती है। कंपेयर करते हैं ट्रेंड्स वगैरह को हम, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके का ट्रेंड अभी चल रहा है। डिसीजन मेकिंग में और फोरकास्टिंग में काफी मदद मिलती है। फॉर्मूला आपके सामने है मीन का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज से आप इसको डिवाइड देते हैं। मीडियन में क्या होता है, मिडल वैल्यू को सबसे पहले अपने डेटा को क्या करना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगाते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, फॉर्मूला लगाते हो, फिर उसकी जो मिडल वैल्यू होती है उससे आप कंक्लूजन निकालते हो। मोड में क्या होता है, मोड में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर होता है वो मोड होता है। मीन मीडियन मोड के कुछ यहाँ डिफरेंस है जो कि आप देख सकते हो। वैसे तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, बट ये डिफरेंस कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। मीन में आता है अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यू, मिडिल मीडियन में आता है मिडिल वैल्यू इन ऑर्डर डेटा। मोड में आता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू आती है। फॉर्मूला आपके सामने है जो कि इफेक्टेड बाय आउटलेयर, यस, नो, नो। ठीक है, डेटा यूज में आता है, इसमें आते हैं क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स आते हैं, इसमें आता है क्वांटिटेटिव और ऑर्डिनल, और इसमें आते हैं ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव और कैटेगरियल। ठीक है, इस प्रकार से। तो एग्जाम्पल आपको सामने देती हूं मैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे डेटा दे रखा है 2, 3, 3, 4, 10 का। ठीक है, तो मीन कैसे निकलेगा, सबको प्लस किया आपने, आपने कैसे प्लस किया, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10, सबको आपने प्लस किया। ठीक है, प्लस करने के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड दो। जो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना, 4.4। ठीक है, मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन निकलता है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि 2, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 3 लिखेंगे क्योंकि नंबर रिपीटेड है, फिर 4 और 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, लेट सपोज अब मैं इसको थोड़ा सा ना इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैंने लेट सपोज यहाँ नंबर लिखा, 1 मिनट, हाँ, 2, 3, 3, 4, 10। अभी हम बात कर रहे हैं मीडियन की, तो मीडियन के लिए 2 हटा दो, 2 इधर से हटा दो, तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है मोड। मोड की बात करूं मैं, तो मोड कैसे निकलेगा, इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा था, 3 2 बार हो रहा था, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। मूविंग एवरेज क्या होता है, तो मूविंग एवरेज आर द टेक्निकल इंडिकेटर used to smooth out price data and identify trend by calculating the average price of the security over a specific period. They are widely used in financial analysis to determine the direction of trend, potential support and resistance levels and possible buying or selling opportunities. सबसे पहली बात अगर मैं करूं मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज होता क्या है, ये काफी बार आपके पेपर में क्वेश्चन देखा गया है। तो मूविंग एवरेजेस आर द टेक्निकल इंडिकेटर, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने प्राइस के डेटा को स्मूथली निकाल सके और अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके, कैलकुलेट कर सके एवरेज प्राइस का, कि प्राइस क्या है ओवर अ सिक्योरिटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि हमें कोई भी पोटेंशियल सपोर्ट है, कोई ट्रेंड की डायरेक्शन जाननी है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। मूविंग एवरेज का कुछ टाइप है, एक होता है सिंपल एवरेज, SMA बोलते हैं उसको, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। एवरेज दैट लास्ट एंड डेटा पॉइंट्स इक्वली स्मूथ आउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस भी हम इससे देखते हैं। वेटेड मूविंग आता है, ठीक है, जिसमें हम
assign more weight to recent data. Order value have less influence, respond faster to recent changes than SMA. एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज आता है, फिर क्यूमुलेटिव मूविंग आता है, सेंट्रल मूविंग एवरेज आता है. इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, बट वो आपसे सिर्फ इसका मीनिंग वगैरह पूछ सकता है. ठीक है. एक्सपोनेंटल में आप बोल सकते हो जैसे कि ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल में आता है, स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. और जो वेटेड मूविंग होता है वो नाम से ही क्लियर है, ये आपके जो रिसेंट चेंजेस वगैरह आते हैं ना उसमें इस्तेमाल आता है. ठीक है. क्यूमुलेटिव मूविंग एवरेज जो होता है वो बेसिकली ईच न्यू पॉइंट अपडेट द ओवरऑल एवरेज. जितनी भी ओवरऑल एवरेज होती है उसके न्यू पॉइंट्स को ये हर एक ईच न्यू पॉइंट्स को ये अपडेट करता है. ठीक है. सेंटर्ड मूविंग सेंटर एवरेज में आता है, यूज मेनली इन सीजनल डेटा स्मूथिंग. जो सीजनल के डेटा वगैरह होते हैं ना उसमें इस्तेमाल में लाया जाता है. फॉर्मूला आपके सामने है इसका, x1 प्लस x2 अपॉन xn. तो ये फॉर्मूला है इसका. ठीक है. ये वैल्यू ऑफ द पीरियड निकालता है, n मतलब नंबर ऑफ पीरियड, यानी फॉर एग्जांपल 3 डे 5 डे इस तरीके से. हाउ मूविंग एवरेज आर यूज, किस तरीके से यूज होता है. आइडेंटिफाई करते हैं हम ट्रेंड को, जानते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग में है या स्टेबल है. स्मूथिंग डेटा में आता है हमारा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को ये हटाता है जैसे नॉइस वगैरह ये सब. इससे हम इजीली पैटर्न वगैरह देख सकते हैं. स्टॉक मार्केट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि गोल्डन क्रॉस है, डेथ क्रॉस है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज क्या है, शॉर्ट टर्म का है, ये सब आता है. जैसे बाय सेल के सिग्नल्स होते हैं ना वो सब. सेल्स फॉरकास्ट करता है, पास्ट सेल्स ट्रेंड को एनालाइज करना रिलेटेड टू फ्यूचर, की हाँ फ्यूचर में इतना फायदा हो सकता है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, डिमांड पॉपुलेशन के लेवल को ये चेक करता है. तो इस तरीके से आता है. मूविंग एवरेज के कुछ फायदे हैं, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो. शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल फोरकास्टिंग आप लिख सकते हो, मेरिट डिमेरिट वही है आप बना के लिख सकते हो. टाइम सीरीज आता है. टाइम सीरीज द सेट ऑफ डेटा कलेक्टेड और रिकॉर्डेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स. टाइम सीरीज एक ऐसा सेट है डेटा पॉइंट्स का जो कि आप इकट्ठा करते हो, फिर आप ना उसको रिकॉर्ड करते हो टाइमली बेसिस पे, मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल के बेसिस पे आप उसको रिकॉर्ड करते हो. कोई घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, कभी डेली के हिसाब से कर लिया, कभी मंथली के हिसाब से कर लिया, ईयरली वाइज कर लिया, वो आप पे डिपेंड करता है. जैसे डेली का टेम्परेचर, ठीक है, मंथली सेल कितनी है, ईयरली जीडीपी कितना है, स्टॉक प्राइस ओवर टाइम, ये सब आता है. कंपोनेंट में आता है ट्रेंड, टी स्टैंड फॉर ट्रेंड. सीजनल वेरिएशन को एस से डिनोट करते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन सी, इरेगुलर रैंडम वेरिएशन को आई से. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स क्या चल रही हैं, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, वो ट्रेंड होता है. सीजनल वेरिएशन में कि सेल हमारी बढ़ रही है या फेस्टिवल आया तो सेल्स बढ़ गई या कम हो गई, इस तरीके से सीजनल वेरिएशन हम देखते हैं. साइक्लिकल वेरिएशंस में आता है लॉन्ग टर्म वेव्स लाइक पैटर्न लिंक टू बिजनेस साइकिल्स. इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन में आता है अनप्रिडिक्टेबल शॉर्ट टर्म चेंजेस जो होते हैं. ठीक है. यूजर्स क्या है टाइम सीरीज का, तो फॉरकास्टिंग, फ्यूचर ट्रेंड है, सेल्स, डिमांड, वेदर, ये सब आता है. डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड रिसोर्स प्लानिंग. टाइप्स की बात करूं तो टाइम सीरीज मॉडल में आता है एडिक्टिव मॉडल्स, y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स में आता है y इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई. मतलब मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करना है, एडिक्टिव में प्लस करना है. चीजें दोनों वही हैं, बस ऊपर प्लस होगा, एडिक्टिव में प्लस ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. टाइम सीरीज के कुछ बेनिफिट्स हैं, हाँ हैं. प्लानिंग और फोरकास्टिंग में मदद करता है, ट्रेंड पैटर्न दिखाता है. देखो काफी सारी चीजें इतनी सेम सेम है ना, आप बना के लिख सकते हो. ट्रेंड हो गया, फोरकास्टिंग, पैटर्न, ये सब बना के लिख सकते हो. परफॉर्मेंस में भी यूजफुल होता है. बुराई क्या, अनएक्सपेक्टेड इवेंट को ये इफेक्ट करता है. कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया तो उसको ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, इफेक्ट कर देगा. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर. पास्ट ट्रेंड विल कंटिन्यू को हमें एज्यूम करना होता है. डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन रेफर्स टू द extent to which data value variance spread out from the central value, mean, median, etc. It tells us how consistent or scattered the data. Greater dispersion, more variability, less dispersion, more consistency. It help in measuring reliability, risk, data distribution. Basically जो dispersion है ना वो एक तरीके का extent है to which data value vary एंड स्प्रेड आउट, यानी जो हमारी डेटा की जो वैल्यू वेरी करती है ना उससे रिलेटेड है ये. ठीक है. जिसमें आता है रेंज. ठीक है. रेंज कैसे निकलती है आपकी, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, एच माइनस एल करोगे तो रेंज निकलेगी. ठीक है. और क्यूडी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूडी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1. ठीक है. ये फॉर्मूले में ना यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिखा नहीं हुआ, बाकी मैंने फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, Q1 Q3 के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं. तो फॉर्मूले वगैरह ऑलरेडी वन शॉट में कराए तो आप वहां से कर सकते हो. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको कराया मैंने, वेरिएंस भी ऑलरेडी बता रखा है. ठीक है. डिस्पर्जन के कुछ फायदे हैं, वही सारे हैं. स्टैटिस्टिक फॉर कंपैरिजन फॉर डेटा सेट, क्वालिटी कंट्रोल, कंसिस्टेंसी को ये मेजर करता है, ये सब आता है. फायदे वगैरह है कि
जो हमारी कंप्लीट पिक्चर होती है ना डेटा स्प्रेड की, वो दिखा देता है, रिस्क को एनालाइज करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है, कंसिस्टेंट डेटा सेट में काफी मदद करता है। बुराई क्या है इसकी? बुराई यही है इसकी कि some method like range are too sensitive to outlier, complex method like standard deviation need more calculation। कुछ कुछ फॉर्मूले इतने बड़े बड़े हैं जैसे कि आपके स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। डिस्पर्जन के फीचर्स आप वही डेफिनेशन से बनाकर आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑलरेडी बता दें, मीन डेविएशन में आता है एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीडियन। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने ही दे रखे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। ठीक है, और जो आपका मीन डेविएशन होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, लेस सेंसिटिव होता है, जबकि ये कैसा होता है? मोर एक्यूरेट, मोर सेंसिटिव होता है। ठीक है, फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी जहां लिखे हैं ना वहां से आप कर सकते हो। अब हम एप्लीकेशन की बात करें तो वो आता है बेसिक डेटा एनालाइज करने में काम देता है ये, जबकि एडवांस कुछ काम करना है तो उसमें ये मदद देता है। ठीक है, मेन डेफिनेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, जैसे कि इजी टू अंडरस्टैंड है, कैलकुलेट कर सकते हो, ऑल वैल्यू डेटा सेट में इस्तेमाल होती हैं, कंसिस्टेंसी इसमें फॉलो होती है। बुराई क्या है इसकी? वही स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेशंस हो गई आपकी। ठीक है, एडवांस लेवल पे काम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शंस को ये कंसीडर नहीं करता। मीन डेविएशन के कुछ यूजेस है, वही सारे पॉइंट्स है, सेम है, बिल्कुल सेम है, बना बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ यूजेस हैं, जैसे कि वेरिएबिलिटी को ये कंपेयर करता है, फाइनेंस इन फाइनेंस टू मेजर रिस्क वगैरह को ये मेजर कर लेता है, क्वालिटी कंट्रोल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वैल्यू स्प्रेड कितनी हो रही है 68%, 95%, क्या रूल लगा रहे हैं। लिमिटेशन क्या है? बुराई क्या है इसकी? एक्सट्रीम वैल्यू को अफेक्ट करता है, कम्प्लेक्स टू कैलकुलेट, मीन कंपेयर टू मीन एंड रेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। और ये हुआ पूरा का पूरा समाप्त जो मैंने करवा दिया था। कुछ कुछ चीजें काफी रिपीटेड भी हैं, तो बट आपको मैटर ज्यादा बना के लिखना है, इसलिए मैंने ये पीडीएफ उसी हिसाब से ही रेडी करवाई है। सो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। बाकी आप इससे तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।